नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इति राज। आज संजीवनी में हम एक ऐसी बीमारी पर बात करने जा रहे हैं जिसकी एंट्री धीरे धीरे हमारे शरीर में होती है और हमें पता भी नहीं चलता और देखते ही देखते ये बीमारी बहुत खतरनाक हो जाती है। जी हाँ, आज संजीवनी में हम ब्लड पॉइजनिंग की बात करने वाले हैं। कितनी खतरनाक है ये बीमारी और इससे बचने के लिए क्या करें, ये बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम संजीवनी में। शुक्रिया जी। ठंड के साथ आता है बुखार, सांस लेने में होती है परेशानी, लो रहता है ब्लड प्रेशर, हमेशा बनी रहती है थकान, तो हो जाएं सावधान, जानलेवा है ब्लड पॉइजनिंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ब्लड पॉइजनिंग आखिर है क्या? देखिए, ब्लड पॉइजनिंग यानी कि ब्लड में इन्फेक्शन, इसका मतलब जो मेन अगर शब्द कहें तो ब्लड में इन्फेक्शन होना, इसको हम कहते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि रक्त का दूषित होना, और दूषित जो है कई प्रकार से जो हमारा रक्त हो सकता है। आयुर्वेद में हमारे यहाँ लिखा है कि जो हमारे 7 धातु हैं उनमें से एक रक्त धातु है, और ब्लड का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ब्लड जो है हमारे एक एक छोटी से छोटी जो हमारी सेल है, कोशिकाएं जो हमारी हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुँचाने का काम करता है। तो यदि हमारा जो है ब्लड वो दूषित होगा तो जो वहाँ पर जो चीज़ें पहुँचनी चाहिए वो भी दूषित होंगी। और इन्फेक्शन को अगर हम देखें मॉडर्न दृष्टि से, अगर इन्फेक्शन जब कहीं पर भी हमारे यहाँ पर इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन हमारे रक्त को दूषित करेगा, और जब दूषित रक्त हमारे ऑर्गन्स में पहुँचेगा तो वहाँ पर वो ऑर्गन्स हमारे खराब होंगे। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है। और कैसे ये होता है हमारे शरीर में, कैसे इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड में, या फिर क्या क्या हम इसके लिए करें, सावधानियां क्या हैं, किस तरह से हम इसको जो है उपचार कैसे कर सकते हैं, इस सारे विषय पर आज बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन उनको कई बार मालूम नहीं होता किस तरह से वो पहचाने उनको, किस तरह के लक्षण, कई बार मृत्यु तक हो जाती है। इतना खतरनाक ये हो जाता है ब्लड इन्फेक्शन कि किसी व्यक्ति की जो है ऑर्गन फेलियर हो जाता है, मृत्यु तक भी हो जाती है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपको थोड़ा विस्तार से और भी समझाएंगे इसके। और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर सुनील बिहार से जुड़ गए हैं। जी सुनील, बताइए क्या समस्या है आपकी? हमें समस्या ये है कि मैं एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, कब्ज रहता है पेट में। एसिडिटी और कब्ज रहती है? जी। अच्छा, ये कितनी पुरानी प्रॉब्लम है आपकी? लगभग 2 साल से ठीक हो गया। 2 साल। तो अभी कुछ इलाज कर रहे हैं आप इसको? जी, एलोपैथ ले रहे थे तो एलोपैथ लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर कुछ समय बाद वही चीज अगेन हो जाती है। देखिए, हम जो है थोड़ी सी जो गड़बड़ क्या करते हैं, मैं बार बार कहता हूं अपने शो में और आप लोगों को बार बार मैं समझाता हूं कि कोई भी जब आपके शरीर में कोई रोग आता है, कोई लक्षण आता है, तो पहले जानो कि क्या कारण इसका हो सकता है। एसिडिटी, जैसे आपने कहा, एसिडिटी की यानी कि पेट में जलन, पेट में खट्टी डकारें आना या पेट में गर्मी होना, इसको आमतौर पर एसिडिटी बोलते हैं। तो पहले देखो कि क्यों मेरे पेट में गर्मी हुई। खाने पीने में देखो, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, खट्टी चीजें, तीखी चीजें, नॉनवेज, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब इत्यादि, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब हीट पैदा करने वाली हैं। तली चीजों का सेवन करना, बहुत ज्यादा जो है ऐसे प्रिजर्वेटिव वाली चीज जो आजकल जिसको जंक फूड हम कहते हैं, फास्ट फूड, उसका सेवन करना। तो अगर हमारे भोजन में कारण है तो गोली क्या करेगी उसमें, बताइए? गोली आप खाएंगे, थोड़ी देर के लिए एसिड आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर आपने वही भोजन खाया, फिर एसिडिटी होगी। तो क्यों ना कारण को हटाया जाए। आयुर्वेद में हम कहते हैं निदान परिवर्जन जो है वो पहली चिकित्सा है। पहले निदान को हटाइए, उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा रोग में आराम भी मिलेगा। फिर उसके बाद अगर कोई दोष बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए आयुर्वेदिक औषधि ले लीजिए। तो आयुर्वेद में तो बहुत सारी औषधि हैं। घर में अगर आपको घरेलू नुस्खा भी इसका कोई चाहिए तो मुलेठी का चूर्ण आप थोड़ा सेवन कर सकते हैं, सौंफ का पानी आप पी सकते हैं, उससे आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले कारण को हटाना पड़ेगा। कारण अगर नहीं हटाएंगे तो फिर आपका रोग बिल्कुल जड़ से ठीक नहीं होगा। जितनी देर आप उपचार करेंगे उतनी देर ठीक रहेगा, जब गोली बंद करेंगे फिर से रोग आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको नियमित रूप से प्रॉपर इलाज करिए, हमारे डॉक्टर से बातचीत करिए, दवाई उसकी प्रॉपर लीजिए और रोग को बिल्कुल जड़ से नष्ट कर दीजिए। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम ब्लड पॉइजनिंग की बात कर रहे थे। आपने हमारे दर्शकों को ये भी बताया कि ब्लड पॉइजनिंग होता क्या है जी। तो आप जरा ये भी बता दीजिए डॉक्टर साहब कि ब्लड पॉइजनिंग जैसी गंभीर बीमारी होती क्यों है, कारण क्या है?
देखिए कारण इसमें जैसा मैंने कहा कि ब्लड में इन्फेक्शन होना जो है ये रोग है। और इन्फेक्शन कब होगा, जैसे आपको कहीं चोट लग जाती है, कट जाता है, कहीं फोड़ा बन जाता है, फुंसी बन जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि तुरंत आपको बोला जाता है कि वहाँ पर कुछ एंटीसेप्टिक लगा लीजिए आप, या फिर जो है वहाँ आप कोई कई बार इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है आपको, क्योंकि वहाँ पर जो है सेप्टिक का मतलब होता है कि सेप्सिस या सेप्टिसीमिया, कोई पॉइजनिंग आपके ब्लड में ना हो जाए वहाँ पर। क्योंकि बाहर का जो वातावरण है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जो ऐसे तत्व हैं जो अगर आपके ब्लड के संपर्क में आएंगे और ब्लड में अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जाकर के इन्फेक्शन पैदा करेंगे। कभी कभार ये भी होता है कि आप कुछ जो है इंट्रावेनस कुछ आपने लिया, उसमें भी कोई इन्फेक्शन चला जाता है। कई लोग कैथेटर यूज करते हैं कभी यूरिन पास करने के लिए, उससे भी हो सकता है। फिस्टुला जो है कई बार लोगों को बन जाता है उससे, उसके माध्यम से भी। तो ये सारे कारण जो हैं ब्लड के इन्फेक्शन होने के हैं, और ब्लड पॉइजनिंग जिसको हम आम भाषा में कह देते हैं। आयुर्वेद की भाषा में हम कहें तो बहुत ज़्यादा अगर गर्म चीज़ों का सेवन, पित्तवर्धक चीज़ों का सेवन करना, वो भी इसका एक कारण बनता है। जैसे कि अभी पिछले दर्शक ने भी पूछा कि जब भी वो गर्म चीज़ खाते हैं तो तुरंत पिंपल बन जाता है, और वो पिंपल को अगर ना केयर करें तो वहाँ इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो इन्फेक्शन ब्लड में भी जा सकता है। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब भी आपके शरीर में कहीं पर कोई चोट वगैरह लगती है, फोड़ा फुंसी कोई बनता है, उसको जो है प्रॉपर उसकी क्लीनिंग बहुत जरूरी है, उसको साफ सफाई बहुत जरूरी है। और साथ में जो है अगर जरूरत पड़े तो वहाँ पर हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में बहुत नेचुरल जड़ी बूटियाँ, उनके बारे में बात करेंगे, जिनका आप लेप वहाँ लगाएंगे तो उससे आपको सेप्टिसीमिया या कोई इस तरह का इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो अंदर ही अंदर काफी खतरनाक होती जाती जी, हैं जी। और जिनके बारे में हमें पता काफी देर बाद चलता है। तो ब्लड पॉइजनिंग के कुछ ऐसे लक्षण हमें बताइए जो समय रहते हम जिसकी पहचान कर सकें। जी देखिए, लक्षण इसके जो हैं, जो ब्लड इन्फेक्शन होता है, तो जब भी कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में होता है तो एक बहुत कॉमन सा लक्षण बुखार बॉडी में, क्योंकि बॉडी हमारी जो इम्यूनिटी है हमारी, उसको फाइट करने की कोशिश करती है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और कभी कभार जो ऐसे में ब्लड इन्फेक्शन जो होता है इसमें, तो उसमें कभी कभार ठंड भी लगती है, ठंड के साथ बुखार आता है, आपकी जो है ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, हार्ट की जो है आपकी हार्ट रेट बढ़ जाता है, टैकीकार्डिया जिसको हम कहते हैं वो होता है। कभी कभार जो है ये भी देखने को मिलता है कि अंदर जो है ब्लीडिंग कहीं हो जाए, अगर अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी तो वहाँ त्वचा के नीचे थोड़ा सा रेडनेस आपको कई बार दिखता है। मेंटल कंफ्यूजन, ब्रेन में अगर कभी आपका थोड़ा सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो मेंटल कंफ्यूजन भी, किसी किसी पेशेंट में बेहोशी टाइप की चीजें भी, और बॉडी पर रैशेज होना या स्किन में किसी तरह का जो है सीवियर आपको लाल चकत्ते टाइप के पड़ना, ये भी कभी कभार वहाँ पर आपको लक्षण देखते हैं। लेकिन एक वीकनेस का लक्षण भी इसमें देखने को मिलता है। जब भी ब्लड में कोई इन्फेक्शन होगा तो थोड़ा शरीर में कमजोरी भी पेशेंट थोड़ा कंप्लेन करता है। तो ये लक्षण देखिए, कभी कभार आपको, अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि कभी कभार लक्षण आपको समझ ही नहीं आते। आप सोच रहे हो तो ऐसी ही थकान हो रही होगी, ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत ये खुजली उजली हो गई है, थोड़ा ये लाल से कुछ स्किन मेरी थोड़ी लाल हो गई है। लेकिन जब भी ऐसा कुछ हो तो थोड़ा सा एक बार जरूर कंसल्ट करना चाहिए। आपके लिए सुविधा हमने दी है, कभी भी आप फोन करें, हमारे यहाँ पर फ्री कंसल्टेशन आपको दी जाती है। फोन के माध्यम से आप कहीं पर भी जो है, हमारे भारत में कहीं पर भी हैं, विदेश में भी हैं, अब तो पूरे विश्व से हमारे पास लोग कंसल्टेशन के लिए फोन करते हैं। तो आप फोन करके हमारे डॉक्टर से बातचीत करिए, ताकि सही समय रहते अपने रोग को आप जो है उसका निर्णय, उसका डायग्नोसिस अगर आपको पता चल जाएगा तो उसकी चिकित्सा फिर आसान हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा ये बताइए कि ब्लड पॉइजनिंग से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और किस स्टेज पर पहुंचकर ये बीमारी हमारे शरीर के लिए गंभीर हो सकती है। देखिए, जैसा मैंने शुरू में बताया कि ब्लड का एक मेन फंक्शन होता है कि वो हमारे शरीर में जो है भोजन, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो अगर ब्लड में ही इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो चीज़ें नहीं पहुंचेगी। तो सडन, एक तो जब हमारा रक्त जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट धातु है, वो दूषित हो जाएगा, तो सबसे पहला एक जो गंभीर स्थिति ये बन सकती है कि सडन ड्रॉप इन योर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपका एक तरह से बहुत डाउन चला जाए तो बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। कई बार आपने देखा होगा लोगों का जब बीपी बहुत लो हो जाता है तो तुरंत हॉस्पिटल उनको पहुंचाना पड़ता है। या फिर जो है ऑर्गन डिसफंक्शन, हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको खून चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो किसी ऑर्गन में अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंची, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा तो ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, किडनी फेलियर हो गया या कोई और ऑर्गन आपका फेल हो जाता है। और इम्यूनिटी पर बहुत इसका बुरा असर पड़ता है। हमारी जो इम्यूनिटी है, क्योंकि वो तो हमारी जितने भी जो इम्यूनिटी के से संबंधित जो सेल्स हैं, WBC वगैरह, प्लेटलेट्स हैं, वो तो ब्लड के अंदर ही होती है।
तो जब इन्फेक्शन ब्लड में ही है तो वो हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति वाली जो सेल्स हैं उन पर भी असर पड़ता है। तो हमारी इम्यूनिटी जब लो हो जाती है तो फिर तो और इन्फेक्शन भी हमारे शरीर में घुस जाते हैं। और डेफिनेटली हम आयुर्वेद में अगर देखें तो ओजस यानी कि ओज हमारा कम हो जाता है। और ये स्थिति गंभीर तब हो जाती है कि जब किसी विशेष ऑर्गन तक हमारा वहाँ सप्लाई ना पहुंचे, वो ऑर्गन फेलियर हो जाए तो उसमें मृत्यु तक भी कई बार पेशेंट की हो सकती है। तो थोड़ा सा इसको गंभीरता से हमें लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हम ब्लड पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं जी। तो जिस भी व्यक्ति को अगर ब्लड पॉइजनिंग है, कोई भी व्यक्ति अगर ब्लड पॉइजनिंग का शिकार है, तो उसे अपनी डाइट पे किस तरह का कंट्रोल करना चाहिए? डाइट क्या होनी चाहिए? हम अगर आयुर्वेद की दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो हम तो पित्त के साथ ही जोड़ते हैं इसको। तो पित्त वर्धक चीजें उसको नहीं खानी है, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चाय, कॉफी, और जो पित्त का शमन करती है मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर जो है तिक्त रस यानी कि कड़वा या बिटर टेस्ट जो होता है उसको हम सेवन करने के लिए कहते हैं। तो जैसे नीम के पत्ते हम सेवन करने के लिए कहते हैं। करेला अगर मिले तो करेला सेवन किया जा सकता है। एल्कलाइन डाइट भी इसमें हम एक नॉर्मल रूप से अगर कहें तो एल्कलाइन डाइट का सेवन करना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है जो भोजन को प्रोसेस करना, तड़का लगाना, उसमें ग्रेवी में पकाना, वो नहीं करना। सब्जियां जो है हो सके तो नेचुरल फॉर्म में उनको खाएं, सलाद के रूप में खाएं, या अगर ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सलाद के रूप में नहीं खा सकते तो उनको हल्का सा स्टीम करके, बॉईल करके या फिर थोड़ा सूप बना करके और उसमें थोड़ा कुछ डालिए, हल्दी डालिए, जीरा, धनिया, ऐसी चीज़ें, लेकिन तीखा नहीं बनाना उसको बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की चीज़ें डाइट में अगर आप सेवन करेंगे तो डेफिनेटली आपके ब्लड इन्फेक्शन को ठीक करने में ये सहायक सिद्ध होती है। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे ब्लड पॉइजनिंग का आयुर्वेदिक इलाज। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या करें ताकि ब्लड पॉइजनिंग से हमें निजात मिल सके? देखिए, आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनको कि आज पूरा मॉडर्न साइंस ने भी उसको माना है कि भाई वो इन्फेक्शंस हों, किसी तरह के बैक्टीरिया, वायरस को जो है नष्ट करने में सहायक हैं। नीम का बहुत बड़ा रोल है। नीम तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध आज के। तो नीम के पत्तों का चूर्ण आप सेवन कर सकते हैं। नीम की टैबलेट्स हमारे यहाँ जीवा में मिलती हैं, वो सेवन कर सकते हैं। ताज़ा नीम के पत्ते अगर आपको मिलते हैं वो सेवन कर सकते हैं। और ऐसी काफ़ी सारी औषधियाँ हैं। औषधि के बारे में तो मैं आपसे यहाँ बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा आपको बार बार सुझाव यही होता है कि औषधि तो आपको डॉक्टर से ही लेनी चाहिए। ये तो हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताते हैं जिससे कि आपको एक सहायता मिलेगी उसमें। रोग जब हो जाएगा तो उसका इलाज तो प्रॉपर आपको डॉक्टर से ही कराना चाहिए। और इसके अलावा जो है करेला मैंने जिक्र किया, करेले का जूस पिया जा सकता है 30 मिलीलीटर के करीब। एलोवेरा और गिलोय बहुत अच्छी 2 जड़ी बूटियां हैं हमारे यहाँ, इनका भी सेवन किया जा सकता है जूस के रूप में। उनका ताज़ा उनका गूदा निकाल करके आप सेवन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर आंवला जो है वो भी बहुत गुणकारी है। आंवले में बहुत सारे गुण हैं, इम्यूनिटी को खासतौर से बढ़ाने के लिए बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। और थोड़ा सा डिटॉक्स या शोधन की हमारे यहाँ प्रक्रिया इसमें बहुत महत्व रखती है। तो शोधन केवल रक्त का शोधन तो मैंने बताया कि नीम वगैरह से होता है, लेकिन हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, त्रिफला आप सेवन कर सकते हैं रात को सोते समय। पेट साफ रहेगा तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और एक प्रॉपर डिटॉक्स जरूर कराना चाहिए। जब भी आपको किसी तरह का बॉडी में इन्फेक्शन हो तो आप ऐसा नहीं कि आपने एंटीबायोटिक का कोर्स लिया, आपका रोग दब गया, ठीक हो गया, लेकिन कुछ टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में रहते हैं। हम तो बार बार इसलिए आपको याद दिलाते हैं कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ जीवाग्राम में आप आकर रहें, पूरा बॉडी को डिटॉक्स। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग आप कराते हैं ना, बार बार समय समय पर गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, तो ऐसे इस गाड़ी की सर्विसिंग भी आपको करानी चाहिए। तो आप हमारे गैराज में आइए, वहाँ आकर के रहिए। आपकी जो अंदर से हम सफाई भी करते हैं, धुलाई भी करते हैं, पूरा तेल पानी आपका चेंज करते हैं। एक तरह से बहुत अच्छी एक प्रक्रिया, एक बार जरूर आपको जो है एक्सपीरियंस करना चाहिए। सभी से मेरा निवेदन है, आप टाइम लेकर के 7-8 दिन के लिए आप आकर रहें। वहाँ आपको भोजन भी उसी अनुसार दिया जाएगा, आपकी प्रकृति, आपकी विकृति, उसके अनुसार हमारे डॉक्टर्स एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान आपका बनाते हैं। और अब डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए कि ब्लड पॉइजनिंग के समय हमें किन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए और कौन सी वो ऐसी चीजें हैं जिनको हमें रूटीन बेसिस पे चेंज करना चाहिए? देखिए, मुख्य रूप से तो ध्यान रखने वाला इसमें यही है कि एक आप अगर नियमित रूप से अपने बॉडी की देखरेख रखें, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता आपको। आपकी जो डाइट है अपनी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। आपका लाइफस्टाइल जो है, जैसा हमारा बॉडी का डिजाइन है उसके, ऐसा नहीं कि रात को देर तक जग रहे हैं या फिर जो है देर तक सो रहे हैं सुबह। ओवर एक्सर्शन नहीं करना है। आजकल लोग इतना जो है दबा करके जो है दिन रात काम करते हैं, तो वो भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर बनाता है। और व्यायाम
इसमें बहुत महत्व रखता है। जिस भी प्रकार की आपकी स्थिति हो उसके अनुसार आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए। समय समय पर जो है रसायन सेवन, हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है रिजुविनेशन बहुत ज़रूरी होता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये केवल शारीरिक लेवल पर नहीं, हम आजकल मानसिक लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पर, यानी कि माइंड, बॉडी, सोल, तीनों लेवल पर जो है हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और उसमें हम यही कहते हैं आपको कि आयुर्वेद से बेहतर और कोई दूसरा शास्त्र नहीं है जो हमारी कंप्लीट सिस्टम को जो है स्वस्थ बनाने के लिए हमें निर्देश देता है। अगर आप चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटके और आप फिट एंड हेल्दी बने रहें, तो आप हमारे सेहत के नंबर 012940400404 पर फोन कर आप अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवाएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। देखिए, कान में दर्द बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है और आमतौर पर कान में पानी कई बार घुस जाता है, कान की हम सफाई नहीं करते, उसके कारण वहाँ कोई किसी तरह की जो है वैक्स जम जाता है, कभी कभार इन्फेक्शन जिसको हम कह देते हैं वो कान के दर्द का कारण बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं। लहसुन बहुत अच्छा काम करता है। लहसुन को आप तिल के तेल में या सरसों के तेल में पका करके रख लीजिए, वो तेल डालिए। तुलसी भी बहुत अच्छा काम करती है, तुलसी के पत्तों का रस निकाल करके कान में डाल सकते हैं, या फिर प्याज का रस भी आप डाल सकते हैं, प्याज के रस से भी इफेक्ट पड़ता है। या लहसुन को अजवाइन के तेल में, अजवाइन का तेल मिलता है, अजवाइन के तेल में थोड़ा पका करके आप डालें, उससे आपका कान दर्द ठीक होता है। लौंग का तेल इजीली मिलता है, लौंग का तेल दांत के दर्द में हम आमतौर पर लगाते हैं, लेकिन कान के दर्द में भी लौंग के तेल को हम थोड़ा सा कान में डाल करके उससे हमें रिलीफ मिलता है देखने को। और इसके अतिरिक्त जो है बार बार हमें ये चीज़ याद आपको बार बार मैं दिलाता हूँ और मैं दिलाता रहूँगा जब तक आपकी आदत नहीं बदलेगी। कोई भी रोग हो उसके रूट कॉज को समझना बहुत ज़रूरी है, और रूट कॉज को समझने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हमारे जो है आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। उनसे आप कभी भी जो है बात करिए। फ़ोन नंबर आपके पास है, स्क्रीन पर हम दिखाते रहते हैं बार बार, सेहत का नंबर। कॉल करके किसी भी रोग के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करिए। आजकल बहुत कुछ आपको व्हाट्सएप पर बहुत कुछ नॉलेज मिलती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें वो सही हों। वहाँ तो लोग कैंसर का भी इलाज कर रहे हैं, कुछ लोग हार्ट डिजीज़ का भी इलाज कर रहे हैं, बहुत सारे इलाज वहाँ चलते हैं। मेरा निवेदन है कि किसी चीज़ को पहले करने से पहले एक एक्सपर्ट डॉक्टर से ज़रूर राय लेनी चाहिए। उसकी राय क्या है, वो इसको सही मानते हैं या नहीं मानते हैं, तभी जो है किसी चीज़ को आपको आगे पालन करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 012940400404 पर फोन कर आप अपना कॉल भी रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।